चलिए आज एक ऐसी फाइनेंशियल पहेली को सुलझाते हैं जो भारत की संस्कृति और इतिहास में बहुत गहराई तक बसी हुई है। मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि एक देश जो पैसे को इतनी अहमियत देता है वो दौलत बनाने के सबसे दमदार तरीकों में से एक यानी शेयर बाजार से दूर रहता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, जहां अमेरिका में आधी से ज्यादा आबादी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, वहीं भारत में यह नंबर सिर्फ 6% है। तो सवाल ये उठता है कि जिस देश में बिजनेस की इतनी बातें होती हैं, वहां फाइनेंशियल रिस्क लेने में इतनी हिचक क्यों है? इसका जवाब पता है कहां छिपा है? एक बड़े घोटाले की कहानी में, सोने की सदियों पुरानी चमक में और भारत के बदलते आर्थिक माहौल में। इसका पहला सुराग ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1990s के दशक की शुरुआत में, एक ऐसे घोटाले की तरफ जिसका असर आज भी कई इन्वेस्टर्स के मन में बैठा हुआ है। ये जो डर है ना, जो आज भी ऑनलाइन दिखता है, इसकी जड़ें एक बहुत ही खास और दर्दनाक घटना से जुड़ी हैं। 1992 का स्कैम। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, हर्षद मेहता। एक ऐसा करिश्माई ब्रोकर जो रातों रात मार्केट का आइकॉन बन गया था। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर मार्केट में एक जबरदस्त बुलबुला बना दिया। लेकिन जैसे ही उसके तरीकों का पर्दाफाश हुआ, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने ये सब किया कैसे। इसे ऐसे समझिए, उसने बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकालने के लिए मानो एक खाली चेकबुक का इस्तेमाल किया। फर्जी बैंक रसीदों के जरिए ये दिखाया कि उसके पास वो पैसा है जो असल में था ही नहीं, और फिर उसी पैसे से कुछ खास शेयरों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। धोखाधड़ी का पैमाना इतना बड़ा था, करीब 4000 करोड़ रुपए का, कि इसने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। और इसका असर वो बहुत बुरा था। मार्केट का इंडेक्स 2 साल के अंदर 72% तक गिर गया। सोचकर देखिए, कितने ही छोटे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गंवा दी, वे दिवालिया हो गए। तो जब शेयर बाजार से भरोसा इस तरह टूटा तो लोग कहां गए? वो एक ऐसी चीज की तरफ मुड़े जिस पर पीढ़ियों से भरोसा किया जाता रहा है, और वो है सोना। तो जाहिर है, अगर लोग स्टॉक मार्केट से डरने लगे तो उनके पास दूसरा विकल्प क्या था? लाखों लोगों के लिए इसका जवाब तब भी सोना था, और सच कहूं तो आज भी सोना ही है। देखिए, सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो भारत के कल्चर और इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। शादी ब्याह से लेकर मुश्किल वक्त तक ये हमेशा काम आता है। और इसमें स्त्री धन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अहम है। यह सोने को परिवार की दूसरी जायदाद से अलग एक महिला का अपना पर्सनल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बना देता है। लेकिन कहानी उस क्रैश के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो यह है कि उस संकट के बाद ही भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक बड़े बदलाव की। तो पॉइंट यह है कि यही संकट आगे चलकर एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव की वजह बना। रेगुलेटर यानी सेबी को मार्केट की निगरानी के लिए असली ताकत दी गई, और ऐसे नियम बनाए गए ताकि भविष्य में इस तरह की हेराफेरी को रोका जा सके। और बदलाव साफ दिख रहा था। एक नया मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई बना, और ऑनलाइन ट्रेडिंग ने मार्केट को पहले से कई ज्यादा आसान और पारदर्शी बना दिया। यहां तक कि अब तो सोने में इन्वेस्ट करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया है। डिजिटल ऑप्शंस जैसे गोल्ड बॉन्ड्स अब पारंपरिक गहनों और सिक्कों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो आज की पिक्चर कैसी दिखती है और आगे का रास्ता किधर जा रहा है। ये टेबल इस पूरी बहस को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है शेयर बाजार, जिस पर पुराने घोटालों का दाग है और जिसे समझना मुश्किल लगता है, और दूसरी तरफ है सोना, सरल, ठोस और जिस पर सांस्कृतिक भरोसा है। और इन सब के अलावा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और बहुत से परिवारों के पास निवेश के लिए एक्स्ट्रा पैसे का न होना। ये आज भी बड़ी रुकावटें हैं। तो आखिरी सवाल यही है, एक ज्यादा पारदर्शी बाजार और टेक सेवी इन्वेस्टर्स की एक नई पीढ़ी के साथ क्या भरोसे का ये पलड़ा आखिरकार सोने की तिजोरी से हटकर स्टॉक एक्सचेंज की ओर झुकेगा?